आज हम लोग प्रोबेबिलिटी पार्ट 5 पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी पार्ट 5 ये लगभग हमारा लास्ट पार्ट होगा प्रोबेबिलिटी का, जो हमारा CMA में जितना पढ़ना है। अब इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी शुरुआत में हम लोग पढ़े क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, फिर एक दिन पढ़े हम लोग बीच में स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A when event B is already happened is called conditional प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ए का जब बी ऑलरेडी हो चुका है उसको हम लोग कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको लिखा कैसे जाता है? PA/B प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B इज ऑलरेडी हैपेंड। तो इसको हम लोग फार्मूला इसका होता है PA/B/PB, और होता है एक फार्मूला इसका NA/B/NB। तो ये होता है हमारा प्रोबेबिलिटी का। NA/B/NB। एक ऐसे भी होता है PB/A। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A इज ऑलरेडी हैपेंड। B का प्रोबेबिलिटी जब A पहले हो चुका है तो ये हो जाएगा A/B/PA, और यहाँ होगा NA/B/NA, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A/B/NA। इस फार्मूला का यूज कीजिए, इस फार्मूला का यूज कीजिए, इसका यूज कीजिए या इसका यूज कीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है। तो ध्यान रखें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या हुआ कि एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है जबकि दूसरा इवेंट पहले हो चुका है। जैसे एक डाई को रोल किया गया है और कोई कहे कि इवेंट नंबर आया है, इवेंट नंबर आया है, तो बताइए 2 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? मैंने पहले कह दिया कि एक डाई को रोल किया गया है तो इवेंट नंबर आया है, तब आपको बताना है कि 2 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसमें क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाता है। सब फार्मूला जो 15 लिखे हैं वो, और 2 फार्मूला यहाँ से आ गया। 14-15 को लिखे हैं तो 16-17 फार्मूला है, इससे हमारा काम होगा। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, PA इज इक्वल टू 2/3, PB 3/5, PA यूनियन B 5/6। फाइंड PA/B एंड PA0/B। कहीं पर ऐसे भी लिखा रहेगा, इसके बार के जगह पर ऐसे, इसका मतलब भी नॉट होता है। 2 हमको निकालना है। तो क्या करेंगे?
इसका फार्मूला लिखेंगे कि पी ए बाई बी होता है हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी मालूम ही नहीं है, पी बी तो मालूम है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी ज़रूर इसके मदद से कहीं हमको मिलेगा। तो पहला फार्मूला में चलाइए, पी ए यूनियन बी होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी दिया 5/6, पी ए मालूम है 2/3, पी बी मालूम है 3/5, पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं मालूम है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया हमारा, इसको इधर लेके चले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया 2/3 प्लस 3/5 माइनस 5/6। 30 ले लेते हैं, तो ये हो गया 20, 18 और 25। तो 25 है, ये 18 तो और 7 इसमें जाएगा, 13/30, 13/30 हो गया। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमको मिल गया, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 13/30 यहाँ से, यानी इसका मदद से इसका यूज करके हम लोग ये निकाल लिए, क्योंकि इसका ज़रूरत है हमको, और यहाँ लिख लिए। इसको मिटा देते हैं, इसका काम हमारा हो गया। तो पी ए बाई बी क्या हो गया, पी ए इंटरसेक्शन बी 13/30 बाई पी बी 3/5, तो 13/30 इंटू 5/3, 5 से 6 बार में, तो 13/18 पी ए बाई बी मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट हमको ये निकालना है पी ए नॉट बाई बी। तो ये क्या हो जाएगा, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। फार्मूला जो हम लोग 14 लिखे हैं उसमें इसका भी लिखा हुआ है। तो ये क्या होता है इसका फार्मूला, इसका फार्मूला होता है पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। पी बी कितना है हमारा 3/5, 13/30 बाई पी बी 3/5। तो ऊपर हो गया LCM 30, तो 6 बार में 6 18 माइनस 13/3/5, तो 18 में से 13 गया, 5/30 गुने, इसको उल्टा कर दिए 5/3, 5 से काट दो, 6 बार में 5/18, वैल्यू कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट में क्या करना है, अब हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट पार्ट, उसका नाम है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल किसको कहते हैं, ए होल नंबर given to a
particular event is called random variable। एक इवेंट को एक होल नंबर दिया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं रैंडम वेरिएबल। ये समझ में भी आपको नहीं आया तब समझिए इसको। मान लीजिए कॉइन को टॉस किया गया 2 बार, तो हेड आया, टेल आया, टेल टेल, THST ये आया। तो अगर हेड आने को हम लोग कहते हैं, हेड आने को अगर कहा जाता है 1, एक हेड आने को, तो 2 हेड आने को 2 कहा जाएगा और नहीं आने को 0 कहा जाएगा। तो इसमें अगर पूछा जाएगा कि रैंडम वेरिएबल बताइए हेड का, तो एक भी हेड नहीं आ सकता है, एक हेड आ सकता है या 2 हेड आ सकता है। यानी हेड को हम लोग क्या किए, एक होल नंबर प्रोवाइड किए, तो इसको हम लोग कहे रैंडम वेरिएबल। उसी तरह अगर 3 का केस है, HHH, HHT, HTH, THH, TTH, THT, HTT एंड TTT, 3 कॉइन का अगर केस है, तो इस केस में अगर टेल का कोई पूछेगा कि रैंडम वेरिएबल बताइए, किसी का भी पूछा जा सकता है, तो टेल का केस क्या है कि नहीं भी आया है टेल, यानी 0 टेल है, 1 टेल आया है, 2 टेल आया है या 3 टेल आया है, तो ये रैंडम वेरिएबल हो गया टेल का। ठीक है, तो इसको देखिए। अब नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आखिरी पार्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। Distribution of probability in respect of random variable is called probability distribution। Distribution of probability in respect of random variable is called probability distribution। डिफिनीशन नहीं आता है, मतलब समझना है इसको। अगर हमसे कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो डिफिनीशन तो ये बोल ही देंगे, इसका टेबल बनता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें एक साइड रैंडम वेरिएबल होगा जिसको x से डिनोट किए, और इधर प्रोबेबिलिटी होगा ये। जितना भी रैंडम वेरिएबल मेरा होगा, ये इसको नाम दे देते हैं, ऐसे नहीं 1 2 3 नहीं दीजिए इसको, इसको लिखिए x1 x2 x3 x4 ... xn। इसका प्रोबेबिलिटी है P1 P2 P3 P4 ... Pn।
और यहाँ टोटल 1। क्या किया जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनता है। जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाएगा उसका सारा रैंडम वेरिएबल यहाँ लिखा जाएगा, और जिस रैंडम वेरिएबल का जो प्रोबेबिलिटी होगा उसके नीचे लिखा जाएगा। तो इस टेबल को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी आप प्रोबेबिलिटी लिखे हैं यहाँ से यहाँ तक उसका जोड़ 1 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका टेबल गलत है। ठीक है, समेसन PI इज इक्वल टू होता है 1, सारा प्रोबेबिलिटी का जोड़ 1 होगा। ठीक है, नोट कर लिए। जैसे एक देखिए, एक एग्जाम्पल इसमें आपको दे देते हैं। पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। 2 कॉइन को टॉस किया गया है तो उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हेड का क्या होगा। तो टेबल बनाएंगे। एक्स PI। 2 का केस में क्या होगा कि एक भी हेड ना आए, एक हेड आए या 2 हेड आए, यही ना होगा। यहाँ पे टोटल हेड ही का बनाना है। एक भी हेड नहीं आए, इसका प्रोबेबिलिटी आप देखिएगा, 2 कॉइन को टॉस किया गया तो 1/4 टेल। एक हेड आए इसका प्रोबेबिलिटी 2/4 और 2 हेड आए इसका प्रोबेबिलिटी हमारा 1/4। HH जानते हैं, निकाल कर देख लीजिएगा। शुरुआत में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2 कॉइन को टॉस किया जाएगा तो एक भी टेल नहीं आए इसका प्रोबेबिलिटी, एक भी टेल नहीं, एक भी हेड नहीं आए उसका प्रोबेबिलिटी, एक हेड आए इसका प्रोबेबिलिटी, 2 हेड आए इसका प्रोबेबिलिटी, जोड़िएगा तो देखिएगा 4/4 1। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जिसका यूज होता है हमारा। जैसे पहला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और मीन भी कहा जाता है इसको म्यू से डिनोट करते हैं, यू ऐसे स्टाइलिश में, या EX लिखा जाता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू होता है समेसन xi इंटू PI, मतलब x1 इंटू P1 प्लस x2 इंटू P2 प्लस x3 इंटू P3 डॉट xn इंटू Pn। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x EX, इसको मीन भी कहा जाता है, म्यू से डिनोट करते हैं। फार्मूला क्या है निकालने का, समेसन xi इंटू PI। समेसन xi इंटू PI का मतलब x1 इंटू P1 प्लस x2 इंटू P2 x3 इंटू P3 डॉट xn इंटू Pn। नोट कर लिए इसको। दूसरा टर्म देखिए इसका, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x², इसको लिखा जाता है EX², और इसका होता है समेसन PI इंटू XI का स्क्वायर। मतलब
P1 इंटू x1 का स्क्वायर P2 इंटू x2 का स्क्वायर डॉट 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 Pn इंटू xn का स्क्वायर। P पे स्क्वायर नहीं है, सिर्फ x वाले टर्म पे स्क्वायर है। P1 इंटू x1 का स्क्वायर P2 इंटू x2 का स्क्वायर। वो क्या था, x1 इंटू P1 इंटू था सिर्फ, इसमें इसको स्क्वायर करके इसको इंटू करना है। इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको मिटा देते हैं, अब इसका ज़रूरत हमारा नहीं है, इसी को लिखने के लिए इसको रखे हुए थे हम लोग। नेक्स्ट टर्म है हमारा, थर्ड टर्म है, तो सेकंड था वेरिएंस। वेरिएंस निकालना रहता है, जिसको हम लोग सिग्मा स्क्वायर भी कहते हैं, यहाँ पे Vx भी कहते हैं। और इसका निकालने का फार्मूला है ये ऐसे, ये सब डिनोट करने का तरीका है, और इसके बराबर होता है हमारा Ex का स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर। Ex स्क्वायर निकाले और म्यू पहले निकाल लिए थे उसका स्क्वायर। इसका यूज करेंगे हम लोग, कहीं पे अगर ये दिया रहा तो इसका लिख देंगे डायरेक्ट। इसको मिटा देते हैं। ये हुआ वेरिएंस निकालने का। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर पूछा जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, SD भी हम लोग लिखते हैं इसको। ये होता है अंडर रूट Ex स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर। इसको रूट ले लेंगे, सिंपल। एक क्वेश्चन इस पे देखिए, फाइंड Ex and Vx of head when two coins are tossed। दो कॉइन को टॉस किया गया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और वेरिएंस ऑफ x क्या होगा। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको टेबल बनाना होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अभी हम लोग इसका टेबल बनाए थे, दो कॉइन को टॉस किया जाएगा तो हेड का लिख लेते हैं तुरंत, x p 0 1 2 और यहाँ हो गया टोटल 1/4 2/4 1/4 और ये टोटल हो गया 1। हमको चाहिए Ex, तो Ex का फार्मूला क्या हो गया, x1 इंटू P1 प्लस x2 इंटू P2 प्लस x3 इंटू P3, तीन ही तो है हमारा। तो 0 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 2/4 प्लस 2 इंटू 1/4, तो ये हो गया 0, ये 2 और ये हो गया 2/4, तो 4/4 1, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू आया 1। ऐसा नहीं है कि आपका 1 आएगा हमेशा, इस केस में 1 आया, तो ये निकल गया हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब हमको चाहिए वेरिएंस ऑफ x, तो वेरिएंस ऑफ x निकालने के लिए आपको ज़रूरत होगा Ex स्क्वायर का, जिसका मतलब होता है x1 का स्क्वायर इंटू P1, x2 का स्क्वायर इंटू P2, x3 का स्क्वायर इंटू P3, x1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर इंटू 1/4, 1 का स्क्वायर इंटू 2/4 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 1/4, ये हो गया 0 2/4 4/4, तो 4 और 2 6/4 यानी 1.5। ये आ गया मेरा वैल्यू Ex स्क्वायर का। ये क्यों निकाले, क्योंकि इसको निकालने में इसका यूज होता है।
तो वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ई एक्स स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर, ये म्यू निकला हुआ है हमारा। तो ई एक्स स्क्वायर कितना आया 1.5, म्यू का स्क्वायर 1 का स्क्वायर मतलब 0.5 निकल गया। ध्यान क्या देना है कि आपको जब भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा जाएगा, वेरिएंस पूछा जाएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा गया इस फार्मूला से, और वेरिएंस जब पूछा गया तो ये भी आपको निकालना पड़ेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका यूज होता है वेरिएंस निकालने में। तो वेरिएंस निकाल लेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेंगे, बस यही हमारा इसमें होगा। अब इसका लास्ट में हम लोग आखिरी पार्ट, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू, हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू का प्रोबेबिलिटी प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी क्या है, तो पहला प्रॉपर्टी है कि ई के इज इक्वल टू होता है के। के क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। किसी भी कांस्टेंट का एक्सपेक्टेड वैल्यू वो कांस्टेंट होता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि E2 क्या होगा तो 2, E4 4, E7 तो 7, डायरेक्ट लिख देंगे, कुछ नहीं लगाना है। दूसरा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, दो वेरिएबल का एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। तीसरा, माइनस रहेगा तो माइनस यूज हो जाएगा, x के x, एक कांस्टेंट अगर x से गुना है तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू से इनटू हो जाएगा। चौथा, दो वेरिएबल अगर इनटू में है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। ये ध्यान रखेंगे, ये होता है हमारा प्रॉपर्टी। अब इसमें क्वेश्चन एक देखिएगा, जैसे आपसे पूछा गया ऐसे, इफ़ ex इज इक्वल टू 4 फाइंड e2x प्लस 7 क्या होगा। ये दिया और ये पूछा, तो सबसे पहले इसमें ये वाला लगाएंगे, तो ये लगाएंगे तो क्या हो जाएगा e2x प्लस e7। e7 का क्या हो गया इसके अनुसार 7, e2x इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया 2 इंटू ex, कॉन्स्टेंट बाहर। ex का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना 4 प्लस 7, तो 8 और 7 15, कैलकुलेट हो गया। इसी चारों में से कोई हमारा एक लगेगा, दोनों या चारों का यूज होगा और यूज करके हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत इजी होता है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो प्रोबेबिलिटी में एक बेज थ्योरम है जिससे क्वेश्चन एक बार पूछा है सिर्फ अभी तक में एग्जामिनेशन में, बहुत रेयर पूछता है। तो वो क्वेश्चन होता है सब्जेक्टिव का, और सीएमए में, सीए फाउंडेशन में तो ऑब्जेक्टिव है ही, सीएमए में भी इस बार ऑब्जेक्टिव आ रहा है। तो बेस थ्योरम से क्वेश्चन पूछने का चांस 99.9% नहीं है कि बेस थ्योरम से क्वेश्चन आएगा। वो लंबा बनता है, वो एक थ्योरम है बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। बाकी हमारा प्रोबेबिलिटी का सारा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया।